वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेस्ट पैथोलॉजी विच इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पैथोलॉजी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट में क्या है, इसमें एक्चुअली ना आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि जो ब्रेस्ट पैथोलॉजी है ये आपकी मीडियम रॉबिन्स में एफिशिएंट नहीं है। पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं, पास्ट पेपर में एससीक्यूज ऐसे आए हुए हैं जो कि आपकी मीडियम रॉबिन्स में जो इसका टॉपिक है ब्रेस्ट का, उससे पूरा पूरा डील नहीं कर सकते। तो मैंने ये किया कि मैं क्योंकि ब्रेस्ट के लिए रिकमेंडेड भी होता है कि आप बिग रॉबिन्स पढ़ें, तो आप लोग ये कर लें कि या तो आप बिग का ही चैप्टर ले लें, या फिर मैंने ये किया कि मैंने सारे जो लेक्चर्स बनाए हैं मैंने बिग रॉबिन से मैं आपको मतलब पढ़ाया करूंगी, और मैं हर चीज़ मेंशन करूंगी कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है जो मीडियम रॉबिन्स में नहीं लिखी हुई। मीडियम रॉबिन्स आपको पता है ना रेगुलर वाली बुक है, तो फिर आप ये कर लेना कि आप अपनी मीडियम रॉबिन्स के साथ थोड़े से नोट्स बना लें ताकि वो चीज़ आपके पास ऐड हो जाए। आई विल मेंशन पास्ट एमसीक्यू में कौन सी बात आई हुई है, आई विल मेंशन कि एससीक्यूज में कौन सी बात आई हुई है, तो वो लाजमी तौर पर फिर आपने ये काम करना है कि आपने वो चीज़ें मेंशन कर लेनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बिग रॉबिन्स पढ़े। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये लेक्चर्स में हर एक्स्ट्रा चीज़ को मेंशन करूंगी जो इंपॉर्टेंट है। जाहिर है बिग में भी बहुत सारी चीज़ें, आई विल मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स के, और मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ कि ये वहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट को, इसको टॉपिक को करना बहुत अच्छे से, क्योंकि दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम एनाटमी की बात करेंगे। ठीक है जी, ओके, ये डायग्राम आपकी मीडियम रॉबिन्स की डायग्राम है और इसमें इन्होंने ब्रेस्ट टिश्यू काफ़ी अच्छा सा दिखाया हुआ है। आपने ये याद रखना है कि इसमें हमारे पास ब्रेस्ट में ये साइड व्यू है, आपको समझ आ रही है ना। ठीक है, तीन चीज़ें हैं और हर चीज़ के दो स्ट्रक्चर्स हैं। दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट है, ये जो वाइट वाला आपको नजर आ रहा है दीज आर द डक्ट्स, और ये जो आपको इधर नजर आ रहा है पूरा, दिस इज अ लोब्यूल। ठीक है, ये आपका पूरा एक लोब्यूल है और ये डक्ट है, और लोब्यूल के बीच में ये जो छोटे छोटे हैं दीज आर द एसिनाई, 1 2 3 एसिनस है। ठीक है, इस लोब्यूल में तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं, दीज आर द डक्ट एंड द लोब्यूल। फिर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स सारे के सारे अंदर के पोर्शन को फिल करते हैं। जैसे ये ब्लू कलर के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, फिल किया हुआ इनने सबको, दीज आर नॉन एज ल्यूमिनल सेल्स, क्योंकि ये ल्यूमिन में प्रेजेंट है। और जो सेल्स आपकी लाइनिंग में है, सारी की सारी डक्ट्स को और एसिनाई को लाइन करें, जो ब्लैक कलर की आपको नजर आए बाउंड्री बनाई हुई है इनने, सारी ब्लैक बाउंड्री, तो जो ब्लैक बाउंड्री ये मायोएपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, मायोएपिथेलियल सेल्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम आगे इनका फंक्शन पढ़ेंगे। फिर दो तरह का स्ट्रोमा होता है हमारे पास। स्ट्रोमा का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। एक ये वाला जो ग्रीन ग्रीन है, जो एक लोब्यूल को इसने सराउंड किया हुआ है, फिर इस ग्रीन वाले और इस ग्रीन ने अगले को, तो ये जो ग्रीन वाला है दिस इज द इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा। और ये जो रेड वाला पीछे नजर आ रहा है जो कि दो लोब्यूल्स के बीच में है, ये रेड सारा, दिस इज द इंटरलोबुलर स्ट्रोमा। तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दो इंपॉर्टेंट तरह के सेल्स हैं हमारे पास, ल्यूमिनल एंड मायोएपिथेलियल, और दो तरह का स्ट्रोमा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये डायग्राम अपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये जो सारा येलो है ना, दिस इज योर फैटी टिश्यू। आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज योर निप्पल। निप्पल के साथ डार्क सी पिगमेंटेड स्किन होती है, एरियोला जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक जरा सा निप्पल होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जरा इसकी डिटेल। ओके, तो एनाटॉमी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हमारे पास ब्रेस्ट में मेनली क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसमें जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू होता है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देती हूँ कि आपको पता है कि ये एट बर्थ टाइम बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता, लेकिन इसमें ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल की ब्रेस्ट टिश्यू के, जो सारे डक्ट्स और लोब्यूल्स वगैरह, ये इस तरह से डेवलप नहीं होती। आफ्टर प्यूबर्टी जो है ना, ये सारा सिस्टम डेवलप होता है, और आफ्टर प्यूबर्टी भी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती। आपकी ये डक्ट्स और एसिनाई में, मतलब सपोज जिस तरह मैंने आपको डायग्राम दिखाया, 3 एसिनाई हैं एक लोब्यूल में, इतना सा डेवलप होता है, थोड़ा डेवलप होता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इसमें चेंजेस आती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक 28 डेज का पूरा साइकिल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हमारे पास शुरू का टाइम होता है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं हुई हुई होती है अभी, उसमें ये तो ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है ये बहुत थोड़ा सा होता है। इस मतलब इसी तरह एक आधा का लोब्यूल होगा जिसमें 3 एसिनाई होंगे और इससे ज़्यादा मतलब थोड़े से लोब्यूल्स होंगे। लेकिन जब ओव्यूलेशन हो जाती है ना, आपको पता है कि 15th या 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो वाला टाइम होता है जब मेंसेस आए हुए होते हैं 7 डेज, तो ये नहीं है। आपको पता है ये बात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स 28 डेज का पूरा साइकिल है जो हमारा। ठीक है, अच्छा, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। अब उस ओव्यूलेशन के बाद आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी, प्रोजेस्टेरॉन का भी, प्रोजेस्टेरॉन स्पेशली। उस प्रोजेस्टेरॉन के असर में हमारी जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो भी, उस पर भी असर पड़ता है और उसकी भी डेवलपमेंट होती है। एंडोमेट्रियम की तो हो ही नहीं होती है ना, और ब्रेस्ट टिश्यू की भी होती है। और ब्रेस्ट टिश्यू में नंबर ऑफ एसिनाई इंक्रीज होते हैं, मतलब अगर एक लोब्यूल में पहले इस तरह थे तो फिर इस तरह से मल्टी एसिनार से लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह बनने लगे थे। तो हाइपर
प्लेजिया हाइपरट्रोफी होती है ब्रेस्ट टिश्यू की। लेकिन जाहिर सी बात है कि एट द एंड जब दोबारा से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है, जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है, उस टाइम से ये सारा ब्रेस्ट टिश्यू फिर रिग्रेस कर जाता है। तो ये साइक्लिक चेंज है जो हर मंथ चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास जो 30 ईयर्स के बाद है ना टाइम, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सारे स्ट्रक्चर की इन्वोल्यूशन होने लग जाती है। 30 ईयर्स की एज के बाद, आफ्टर 30 के बाद मीनोपॉज नहीं आता, मीनोपॉज तो जाके कहीं 45 प्लस में आता है, लेकिन 30 के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रोमा है सारा, वो फैटी टिश्यू से रिप्लेस होने लग जाता है। प्रेगनेंसी में ये बात होती है कि प्रेगनेंसी में जब आपका ये सारा स्ट्रक्चर एक दफ़ा डेवलप होगा ना, ओव्यूलेशन के बाद आपको पता है ना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और फिर ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो प्रेगनेंसी में तो आपको पता है प्रेगनेंसी होती है और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है मुसलसल फॉर 9 मंथ्स, तो फिर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर हमारा एक और हार्मोन था जो हमने कहा था प्रोलैक्टिन, वो भी रिलीज होता है जब बच्चा जो है वो सकलिंग करता है, तो उसमें फिर मिल्क की प्रोडक्शन जो हुई होती है इनसाइड, वो आपका मिल्क इजेक्ट होता है। शुरू में कोलोस्ट्रम होता है और बाद में कोलोस्ट्रम आपको पता है रिच इन प्रोटीन्स है, और बाद में आपका जो नॉर्मल मिल्क है फीमेल का, वो जिसमें आपकी एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज तो शुरू वाले मिल्क में भी होती है, तो वो सब कुछ रिलीज होने लग जाता है। तो मकसद ये था बताने का कि ब्रेस्ट जो है एक ऐसा टिश्यू है जो मुसलसल चेंज ही हो रहा है, मतलब हर 28 डेज में भी अपने आप को मोल्ड कर रहा है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी के टाइम पे और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस आ चुकी होती है ना ब्रेस्ट में, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद भी ब्रेस्ट फिर उतना कम नहीं हो सकती साइज में जितना वो पहले होती थी जब प्रेगनेंसी नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल्स की साइज ऑफ ब्रेस्ट इज स्लाइटली लार्जर एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट। और याद रखना कि प्रेगनेंसी और ये सारी जो चेंजेस है ब्रेस्ट में, ये कैंसर के रिस्क को भी डिक्रीज करती हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट, इट शुड हैपन, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ना, एक नेचर ने प्रोसेस बनाया हुआ है एक प्रेगनेंसी का और सब कुछ, तो ये कैंसर के रिस्क को कम कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें कैंसर ब्रेस्ट का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा चलें, ये जनरल से इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंजेनिटल लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट। अब याद रखना आपने कि जो कंजेनिटल लीजन्स हैं, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन योर बिग रॉबिन्स। इनमें से कोई SCQ कभी भी नहीं आया हुआ, लेकिन इसमें से MCQ एक आध दफ़ा, मतलब मैंने देखा है एक दो आए हुए हैं। सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट का जिक्र एक दफ़ा उन्होंने किया हुआ है। उसके अलावा ये जो निपल एवर्जन है, इसके बारे में वो वाइवा में पूछते होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना मैंने आपको बस जल्दी से मैं बता देती हूँ कि ये तीन दो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले है मिल्क लाइन रेमिनेंट्स। आपने सुना होगा कभी कभार कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, सारी कंजेंटल लीजन है, जिनमें एक नॉर्मली तो ये ना कि हमारा एक निपल यहाँ पर, एक निपल यहाँ है, दीज आर द 2 ब्रेस्ट्स, उनमें ना मल्टीपल निपल्स होते हैं, लाइक एक इधर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जाहिर सी बात है कि निपल्स जब आपके नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट। ये बात आपने अपनी शायद एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ी हो। तो क्या नाम इसका रखा है हमने? सुपर न्यूमेररी, मतलब नॉर्मल से ज्यादा नंबर हो गए ब्रेस्ट का। वो क्यों डेवलप होती है? हमारे पास बेसिकली एक मिल्क लाइन है, ये देखेंगे आप, दिस इज द मिल्क लाइन। ठीक है, ये जो आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये क्या होती है बेसिकली? दीज आर द लाइंस जो अपेयर होती हैं इन द 6th वीक ऑफ एम्ब्रियो वो फीटल लाइफ, और ये आपकी ब्रेस्ट की और मेमरी ग्लैंड्स और निपल की डेवलपमेंट के लिए ना एक वो लाइन प्रोवाइड करती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये एपिडर्मल रिजेस होते हैं बेसिकली। असल में अगर मैं बताऊं तो ब्रेस्ट टिश्यू या जो निपल का टिश्यू होता है वो तो 4th वीक ऑफ एम्ब्रियो लाइफ में डेवलप होने लग जाता है, लेकिन ये लाइंस खुद 6th वीक में पेयर होती हैं। और फिर जब ब्रेस्ट का टिश्यू मेन वाला यहाँ पर इन एरियाज में बनने लग जाता है तो ये बाकी पूरी जो लाइन है डिसइंटीग्रेट करती है। लेकिन स्टार्ट ये कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द एक्जिला, आर्मपिट से लेकर टुवर्ड्स द पेरिनियम, दोनों साइड्स पे होती हैं। बाद में ये डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं, लेकिन अगर ये रहें किसी जगह पर, इनका टिश्यू रह जाए, ये रिज रह जाए, तो उस जगह पर फिर आपकी अब नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे सपोज कुछ लोगों की जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, तो दिस इज ऑल ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी, यानी कि वहाँ पर परसिस्टेंट ये मिल्क लाइन रह गई थी। तो जो मिल्क लाइन रेमनेंट्स है ना, वो आपके सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट्स को पैदा करते हैं या जन्म देते हैं। तो अगर सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट्स या निपल्स होते भी हैं तो भी वो शुरू में तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल सर्ज होता है और ब्रेस्ट का टिश्यू डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम फिर यहाँ पर अगर आपके नॉर्मल ब्रेस्ट्स के अलावा कहीं पर ब्रेस्ट का टिश्यू डेवलप होगा तो आपके वहाँ नीचे के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट होंगे एंड यू विल फील पेन एट दैट साइड, तब उन पर फर्क पड़ता है, फिर ज़ाहिर है उनको रिमूव करना पड़ता है। अगली जो चीज़ है दैट इज एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू। नॉर्मली जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो आपका, एक सेकेंड में दिखाती हूँ,
अच्छा मैं बता देती हूँ। नॉर्मली जो ब्रेस्ट टिश्यू अगर मैं साइड व्यू बनाऊंगी ऐसे ब्रेस्ट का, तो वो यहाँ तक ही एक्सटेंडेड है, मतलब उसका जो लोबुलर सिस्टम है ना वो उसकी ब्रेस्ट के मसल के अंदर रहता है। पीछे है इसके पेक्टोरालिस मसल। पेक्टोरालिस आपको पता है ना कि चेस्ट को कवर कर रहा होता है मसल, और इसके पीछे फिर आपके रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं आपकी यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू अपने ब्रेस्ट के अंदर ही होता है, वो पेक्टोरालिस मसल को या रिब्स तक नहीं जाता, और ना ही एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस में जाता है। वो क्या चीज है, आपका अगर सामने से ब्रेस्ट बनाए ना, ये पूरी अगर गोल आपकी एक ब्रेस्ट है, तो यहाँ पर अपर लैटरल कॉर्नर में ऐसे करके एक टेल सी बनी हुई होती है, इसकी नॉर्मल है ये, ठीक है। जैसे वो जो एक्सिला की तरफ जा रही होती है, तो ये जो टेल सी बनी होती है इसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, क्योंकि स्पेंस कोई बंदा होगा जिसने की होगी, और एक्सिला की तरफ इसकी साइड होती है, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल टेल है। तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है ना वो इस एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस में होता है, तो ना वो इधर पीछे पेक्टोरालिस मसल में घुस रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक राउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। तो अगर ऐसा हो कि हमारा जो ब्रेस्ट का टिश्यू है यानी सारा लोबुलर सिस्टम ये या तो पीछे की तरफ जा रहा हो या फिर टेल ऑफ स्पेंस में जा रहा हो, तो उसको कहते हैं एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू, स्पेशली जो टेल ऑफ स्पेंस वाला है, ठीक है। तो ये भी आपके पास, इसको फिर हमें रिमूव करना पड़ता है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। फिर आखिरी है कंजेनिटल निपल इन्वर्जन। कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी निपल जो है ना वो कंजेनिटली ही अंदर की तरफ इन्वर्टेड होती है, मतलब वैसे तो निपल बाहर की तरफ होता है ना, उनका अंदर होता है। तो कंजेनिटल इशू हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है या उससे पहले ही कई बार वो खुद ही बाहर आ जाती है, स्पेशली प्यूबर्टल चेंजेस जब आती है ना तो निपल खुद ईवर्ट हो जाती है, बाहर आ जाती है। ना आए तो थोड़ा सा उसे ट्रैक्शन दो, मतलब थोड़ा हिलाओ हिलाओ तो वो हो जाती है बाहर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक्वायर्ड हो ये कंडीशन, क्योंकि एक्वायर्ड निपल इन्वर्जन जो है ना, यानी कि आपका पहले ठीक था फिर कुछ होता होता आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया, वो हमेशा किसी ना किसी ब्रेस्ट पैथोलॉजी का साइन होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। कंजेनिटल में इतना इशू नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ये टॉपिक तो खत्म होता है, बाकी हम अगले पार्ट में बात करते हैं। अभी तो कोई मसला हुआ है कि नाज़मीन, थैंक यू।